नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 विषय पर राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस आयोजन का मकसद प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को देश के प्रमुख केंद्रीय एवं शोध संस्थानों की विशेषता, तकनीकी क्षमता, आधुनिक अधोसंरचना और मानव संसाधन से जोड़ना है। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां सीएम ने किसानों से जुड़े मुद्दों, कृषि में नवाचार और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उपायों पर संवाद किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वन विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों की ओर से आयोजित आभार प्रदर्शन समारोह में भी शामिल हुए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में राजधानी भोपाल में राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 कॉन्क्लेव का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव का मूल उद्देश्य मध्य प्रदेश की विकास प्राथमिकताओं को देश और प्रदेश के प्रमुख संस्थानों की शोध क्षमता, नवाचार, तकनीकी विशेषज्ञता, आधुनिक अधोसंरचना और मानव संसाधन से जोड़ना है। सरकार का प्रयास है कि आईआईटी, आईआईएम्स, एम्स, आईसर, मैनिट, डीआरडीओ, इसरो जैसे संस्थानों की विशेषज्ञता केवल अकादमिक दायरे तक सीमित न रही, बल्कि प्रदेश की वास्तविक समस्याओं के समाधान में उनका इस्तेमाल हो। कॉन्क्लेव में 130 से अधिक संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें 59 केंद्रीय संस्थान, 26 राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय, 11 शासकीय इंजीनियरिंग संस्थान, 19 शासकीय मेडिकल कॉलेज और 8 राज्य स्तरीय शोध संस्थान और 9 चयनित निजी विश्वविद्यालय शामिल हुए। आईआईटी इंदौर, आईआईएम इंदौर, आईसर भोपाल, मैनिट भोपाल, एम्स भोपाल, एनएफएसयू भोपाल, आरआरसीएटी इंदौर, डीआरडीओ और इसरो जैसे प्रमुख संस्थानों की भागीदारी इस खास आयोजन को और भी खास बनाती है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के समय जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। कैन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की पहली ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना है। इसके माध्यम से नदियों को जोड़कर जल का बेहतर प्रबंधन होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। साथ ही बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम करने में भी यह परियोजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने एरिकेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी आए इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारा का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। अब हमारे लिए सच में मध्य प्रदेश की दृष्टि से तो हमारे पास जो अष्टसिद्धि से नवनिधि की तरफ चलते हैं, तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है।
मैन्युफैक्चरिंग, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता, रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से इंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। आज के संस्थान के, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है। और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से इंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पित होना पड़ेगा। आज के संस्थान के, अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। वहीं भोपाल के रविंद्र भवन में कृषि नवाचार संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम ने किसानों से जुड़े मुद्दों, कृषि में नवाचार और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उपायों पर संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे देश की पहचान हजारों साल से कृषि प्रधान देश की रही है। ऐसे में खेती किसानी जैसे महत्वपूर्ण विषय आज के समय में ही ज्यादा समसामयिक है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं कॉलेज में रहा हूँ, चुनाव लड़ा और आज भी मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है खेत में जाने में। इसका सबसे बड़ा आनंद है। जब मैं शिक्षा मंत्री था तो विक्रम विश्वविद्यालय समेत सभी शासकीय विश्वविद्यालयों में कृषि संकाय खोल करके एग्रीकल्चर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बताने का प्रयास किया। सीएम ने कहा कि खेती किसानी में किसान को सही एमएसपी मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। एमपी में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम हमारी सरकार ने दिया है। भावांतर योजना हमने लागू की। अगर आए तो इसके माध्यम से हम भविष्य के रास्ते बनाएं और जो अच्छा हो सकता है वो करें। तो मैं आपके माध्यम से आपके हौसले की दाद भी देता हूं और आपकी जिज्ञासा के माध्यम से मैं, जैसे मेरे खुद के लिए कहता हूं, मैंने बीएससी किया, एलएलबी भी कर लिया, फिर एमए, एमबीए, पीएचडी सारी पढ़ाई कर ली, लेकिन खेती से मैंने अपना नाता नहीं तोड़ा। भाई हमारे किसान के लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है, किताबी ज्ञान होना, डिग्री होना अलग बात है, लेकिन खेती की जड़ों से जुड़े रहना ये भी तो आवश्यक होना चाहिए ना। सब छोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो मूल रूप से जो हमारा अपना जीवन भर का परमात्मा की दया से किसानी का जो अतीत है वो इसी गौरवशाली पृष्ठ से मजबूत होगा। तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि अब खेती किसानी के साथ साथ उसकी और नए तकनीक के आधार पर क्या लाभ मिल सकता है। जैसे अगर व्यवसाय करना है तो वेयर हाउस बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं। आप में से फसल उत्पादन को लेकर के इंडस्ट्री डालना चाहे तो इंडस्ट्री डल सकती है। आप में से किसी ने इंडस्ट्री डाली क्या कोई फूड प्रोसेसिंग की? जरा उधर से कोई हाथ खड़े करेगा, जरा एक किसी को दो, तो वो उधर
किसने काय की फूड इंडस्ट्री डाली, बताना। सर, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है राजमाता एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। उसके जरिए हम करीब करीब 300 लोगों को इंक्यूबेट करते हैं विश्वविद्यालय के माध्यम से, और हमारे पास सभी तरह की फूड प्रोसेसिंग की व्यवस्था है इंक्यूबेशन सेंटर पर, और हमारे कृषक लोग आमंत्रित हैं। 364 लोग रजिस्टर्ड हैं इंक्यूबेटी के माध्यम विश्वविद्यालय में। बहुत अच्छा। अब चलो अपन इस पे पशुपालन पे आते हैं, दूध Thank उत्पादन। you. अभी देश के अंदर अपने राज्य में दूध उत्पादन भारत में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश से होता है, और हमने एनडीडीबी के माध्यम से एमओयू किया है, और एमओयू करके एक चुनौती ली है कि ये दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 20% तक हम दूध उत्पादन करेंगे, इस टारगेट पे आगे चल रहे हैं। अब ये तो आप भी जानते हो कि हमारी फसल लगाते तो फसल तो एक समय के बाद उसकी उत्पादन की लागत या आमदनी होगी, लेकिन रोज नगद करना है। तो जैसे हमारे पास सब्जी भाजी या बाकी चीज लगाते हैं, उसी प्रकार से दूध उत्पादन से रोज नगद होता है। मैं अपना अनुभव बताता हूं। बीच में गए साल थोड़ा कार्यक्रम कर रहा था, संयोग से वहां भयंकर पानी और आंधी तूफान, आजकल तो अप्रैल मई में भी आने लग गया, और ऐसे में वहां जब उस आयोजन में नीचे उतरा तो गेहूं लगे थे, गेहूं आड़े हो गए। वो किसान के मैं घर पे ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रुका, मैंने पूछा आपका बहुत नुकसान हो गया, तो चेहरे पे उसको बिल्कुल फसल की नुकसानी तो दिख रही थी, लेकिन उसने मुझे समझाते हुए कहा कि आप चिंता मत करो। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे पास ये आप गाय भैंस देख रहे हो ना, मैं 100 लीटर रोज दूध सप्लाई कर रहा हूं, और 100 लीटर दूध में आपने जब से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को जोड़ा है तो मेरा 8 से 10 रुपए लीटर का रोज का भाव बढ़ गया, तो 1000 रुपए मेरा अलग से भाव बढ़ गया। तो मेरी तो ये आमदनी इतनी बड़ी हो रही दूध उत्पादन के माध्यम से। जब ताली बजाना तो ढंग से बजाओ, दिल खोल के बजाओ कि हाँ ये गोपाल कृष्ण का देश, जिनके घर गाय वो गोपाल। और ऐसे में दूध की आमदनी भी एक बड़े पैमाने पर हो सकती। तो पशुपालन को लेकर के भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही, और अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के माध्यम से हमने एक नया यहाँ प्रकल्प चालू कर रहे हैं, जिसमें गिर नस्ल की या साहिवाल नस्ल की गाय, उनकी बछियां 1 लाख गाय की बछियां हर साल तैयार करेंगे, और किसानों को उन्नत नस्ल की बछियां दे करके उनकी आमदनी दूध में बढ़ाने का काम अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे, ताकि तो फिर बहुत फायदा है। अगर वो 1 लीटर 1.5 लीटर देती है तो बड़ा संभालना मुश्किल जाता है। तो ऐसे में जो हमारे यहाँ, अगर आज का मैं पशुधन देखता हूं तो पशुधन की संख्या हमारे यहाँ लगभग 6 करोड़ है, लेकिन दूध उत्पादन अभी अपना उसकी तुलना में उतना नहीं। तो दूध उत्पादन को बढ़ाना है तो उन्नत नस्ल के पशुधन लाना और उन्नत नस्ल के पशुधन को प्रोत्साहित करना। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना हमने चालू की। हमने कहा भाई इसमें 43 लाख की योजना रहेगी, और 43 लाख की योजना में 25 गाय या भैंस आप जो आपको लगता लो, और ऐसे में आपको 10 लाख का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगा। पशु भी आपका, दूध भी आपका, डेयरी भी आपकी, लेकिन दूध उत्पादन बढ़ाओ आप, इसमें आपकी सरकार की मदद करें। गांव-गांव में सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी से बिचौलिया के बजाय सीधा सांची वाले कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से दूध आपसे खरीदेंगे, और दूध के माध्यम से एक तरह से जो अमूल के आधार पर गुजरात ने उन्नति की, ये मध्य प्रदेश में होना चाहिए। उसकी अगली जनरेशन में उन्नत किस्म की नस्ल के उसके गर्भाधान के आधार पर जानवर पाना, ये एक तरह से गौशालाओं में भी क्रांति का काम होगा। अभी अपने पास 5 गौशाला ऐसी है जहां हमने पायलट प्रोजेक्ट को किया है, वो सफलता के साथ आगे बढ़े। तो ये जब दूध का उत्पादन बढ़ेगा और दूध के उत्पादन के बलबूते पर पूरे देश के अंदर हमारे किसानों की आय बढ़ेगी, तो इसमें आप सबका भी योगदान रहेगा। मैं मान के चलता हूं कि प्रवीण जी और हाँ बताएं, बोलें। सादा नमस्कार आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं गुना से यशवर्धन भार्गव। जैसा कि अभी आप कह रहे थे कि गुना में कोई गुलाब की खेती करता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मैं गुना में पॉली हाउस के माध्यम से गुलाब की खेती कर रहा हूँ। जोरदार ताली बजाओ। देखो गुना में गुलाब की खेती कर रहे हैं। लगभग 3 एकड़ में मैंने पॉली हाउस स्थापित करे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लगभग 3 एकड़ में। और सरकार द्वारा जो अनुदान मिला है उससे काफी लाभ हमको मिला है, और ये गुना के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए बहुत गौरव का विषय है कि हमारे गुना को 2025 में स्कॉच अवार्ड से नवाजा गया है। जोरदार ताली बजाओ। गुना कहां से कहां चला गया, बहुत अच्छा। आज
जो आप बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक खेती के साथ सस्टेनेबल खेती भी हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। मैं खुद वहाँ पर जैविक खेती पे कार्य कर रहा हूँ। एक छोटी सी गौशाला में वहाँ पे संचालित करता हूँ 400 गायों की। उसमें निराश्रित 400 गाय छोटी होती है? जोरदार ताली बजाओ भैया। कितनी बताओ? 400 गोमाता आपके यहाँ है? उसमें माननीय मुख्यमंत्री दुधारू नहीं है। सेवा गत 10 वर्षों से कर रहे हैं। और किसान के मन में एक जो गलतफहमी है कि केवल आप दूध के माध्यम से गाय से आप पैसा कमा सकते हैं, तो ये बात एक गलत है। गौ माता खुद सक्षम है अपना खर्चा निकालने में। गाय से जो हमको गौमूत्र मिलता है, जो गोबर मिलता है, उससे जो हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, उसके माध्यम से हमको बड़ी रेट मिलती है, हमारे खेतों की लाइफ बड़ी होती है और उससे पूरा इकोसिस्टम वहां पे डेवलप होता है। आज हम देख रहे हैं कि गुना के अंदर 100 से अधिक पॉली हाउस का निर्माण हो गया है, जिसमें लोग गुलाब कर रहे हैं और वो जयपुर, महाराष्ट्र समेत विदेशों में, कुवैत में, यूएई में हमारे यहाँ से गुलाब सप्लाई हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार ताली बजाएं भाई। अब यहाँ कोई युवा सरपंच बैठे हैं? युवा सरपंच। माननीय मुख्यमंत्री जी के राम राम। मेरा नाम योगिता सोनी है और मैं माँ बगलामुखी की पावन नगरी नलखेड़ा से हूँ। पर अभी मैं आपका उज्जैन की और आपकी यूनिवर्सिटी जी में आप पढ़ा हो, सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान अध्ययन शाला में पढ़ी रही हूँ। बहन आपके भी राम राम। मालवी बोली बोल रही है, अच्छा है, हमारे भी अच्छा लगे। आप मालवा से हो, इसलिए मैं भी आपसे मालवा में एक बात जरूर है, मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास परमात्मा की दया से अलग अलग अंचल की बोलियां हैं। उन बोलियों की समृद्धि की भी आवश्यकता है। हम पढ़ लिख करके स्कूल कॉलेज में चले जाओ तो अपनी भाषा सीखते हुए बोली छोड़ देते हैं। बोली को जरूर अपनाना चाहिए। बोली के अंदर की जो खूबसूरती है उसका आनंद है। जोरदार ताली बजाओ आपको, मैं आपके साहस के लिए भी और आपकी विषय। हाँ जरा नलखेड़ा मतलब बगलामुखी माता जी देना एक जरा युवा सरपंच। बहुत अच्छा हल अच्छा लाया आप। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जरा ऊपर कर दो हल। ये है जोरदार। प्रणाम। ये हल इतना हल्का अध्यक्ष जी प्रमोद राजपूत जी लाए हैं फंदा ब्लॉक से। जोरदार जनपद ताली अध्यक्ष बजाओ हैं राजपूत जी के और लिए भी। हमारे युवा मोर्चा के भी जिलाध्यक्ष रहे हैं। बहुत अच्छा। और मैं युवा मोर्चा में मंडल अध्यक्ष हूं और ग्राम पंचायत आमोनी से सरपंच हूं, भोपाल जिले में ही आती है। माननीय, मेरा ये कहना था, जैसे हम युवाओं को अगर जोड़ना चाहते हैं कृषि में, तो हमें छोटे छोटे प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक समूह बना देना चाहिए। जैसे स्व सहायता समूह हमारी बहनों के चलते हैं, ऐसे युवाओं के एक समूह बन जाए, उनको एक ट्रेनिंग दी जाए और उनको ही ये कीटनाशक जो दवाइयाँ और कृषि से जो सामान है उन्हें वहाँ उपलब्ध कराए जाएं, ताकि वो किसानों में वहीं बांट सकें। उससे किसान शहर आने से भी बचेगा, उसका समय भी बचेगा और वो परेशान होने से भी बचेगा। बहुत अच्छा, जोरदार ताली बजाए। अब कृषि इन्फ्लुएंसर भी हैं यहाँ पे, कुछ है क्या एग्रीकल्चर से जुड़े हुए इन्फ्लुएंसर जो कुछ काम करते हैं? इनको जरा देना माइक, एग्रीकल्चर वालों को। इनको कैसे काम करते, क्या है? सर मेरा नाम अर्जुन प्रधान है। जी। मैं सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय उज्जैन से अपनी बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री कर रहा हूँ। सर मैं साथ में एक फार्मर हूँ। मैं सोना मोती गेहूं साथ में चावल काठी गेहूं का उत्पादन कर रहा हूँ, जो गेहूं 12,000 रुपए कुंटल बिकता है। और सर ये गेहूं की इंडिजिनस वेराइटी है। इसकी मैं वीडियोस डालता हूँ यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर। वहां से मुझे देश भर से लोग इसका ऑर्डर देते हैं और खरीदते हैं। उसी पे से काम करते हैं आप? जी सर, 12,000 रुपए कुंटल बिकता है सर वो गेहूं। चलिए भाई, आपको जोरदार ताली बजाएं। ये मेरे को तो बड़ा नया चीज लगा, बहुत अच्छा। आज के इस अवसर पर मैं अपने सारे मित्रों का, अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। ऐसा लगेगा कि शाम तक भी बोलें तो भी कम है, लेकिन ये प्रयोग किया कि हम अपने बीएससी एग्रीकल्चर वाले विद्यार्थियों के साथ कृषि से जुड़े उन्नत प्रकार के सभी आयामों को जोड़ने का युवा आयोग ने जो प्रयास किया, जोरदार ताली बजाएं। और युवा मंत्री के लिए, दोनों के लिए, युवा खेल कल्याण मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी के लिए, आपके सबके साथ बगैर भाषण के ऐसे संवाद का कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो बता सकते हो। अच्छा लगा क्या? ताली वाली बजा करके ऊपर भी और ऊपर वाले भी। आने वाले समय में हम संभाग के जिले जिले में भी ये संवाद के कार्यक्रम कराएंगे, ताकि केवल हमारे लिए एक विषय कृषि और नवाचार एग्रीकल्चर से जोड़ करके भविष्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश समृद्ध सक्षम बने। मध्य प्रदेश के वन विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात है।
सोमवार को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार प्रदर्शन समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में वन विभाग के पदोन्नत शासकीय सेवकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी मौजूद रहे। समारोह में पदोन्नत शासकीय सेवकों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रति आभार जताया। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल औपचारिक आभार प्रदर्शन तक सीमित नहीं था, बल्कि पदोन्नत कर्मचारियों में नई जिम्मेदारियों के प्रति उत्साह पैदा करना और विभागीय कार्यक्षमता को मजबूत करने का संदेश देना भी था। विभाग द्वारा आयोजित पदोन्नति के इस कार्यक्रम में पदोन्नति उपरांत आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम, मंच पर विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता वन विकास निगम के माननीय अध्यक्ष श्रीमान रामनिवास रावत जी, हमारे विभाग के पीएस श्रीमान राघवेंद्र सिंह जी, पीसीसीएफ श्री सुब्रंजन सेन जी, श्री अजय यादव जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, इस पूरे सभागार में मौजूद प्रकृति पुत्रों के बीच मैं सच में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। कई मामलों में हमारे अपने इस प्रकृति के साथ जुड़ने के इस पूरे विभाग के माध्यम से जल जंगल जीव की रक्षा करने में आपका जो योगदान है, सच में मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, उसकी बधाई देना चाहूंगा। परमात्मा ने जब नैसर्गिक सौंदर्य के इस राज्य के साथ एक अनुपम कृति वनों का एक विशाल साम्राज्य दिया, जिसके आधार पर भारत की और भारत के बाहर दुनिया में भी हमारे मध्य प्रदेश की एक विशेष पहचान बनी। उस पहचान के बलबूते पर कई प्रकार की चुनौतियों के बीच आप सबने जो जवाबदारी को निर्वहन किया है, मैं उसकी भी सराहना करता हूं और आपको बधाई देना चाहूंगा। पता नहीं क्या क्या, पता है कोई भगवान क्या करता है, कभी कभी नजर लगा देता है। तो किसी ने कहा कि जहां से बेटा भर्ती हुआ वहीं से विदा होगा, अभी अभी वो बता रहा था। हमने कहा नहीं नहीं, ऐसा क्यों करते भाई, ये सरकार अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में सुशासन की सरकार है, तो राज्य में भी आपके भाई की सरकार है, आपके लिए जो बन पड़ेगा जरूर करेगा। कितना अच्छा लगता है आज अपने बीच लगभग 4506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया। ये हमारे लिए वास्तव में आज के इस दौर में जितने काम मैं करता हूं कराता हूं, लेकिन उन सारे कामों का जितना मन में संतोष मिले, उसमें सबसे ज्यादा संतोष किसी में मिल रहा है तो ये पदोन्नति के कार्यक्रमों से मिल। हर एक विभाग में हर एक जगह ऐसा लग रहा कि वाकई ये हमारे लिए वर्षों पुरानी जो हमारे अंदर की प्रक्रियात्मक कुछ कारण से कोई कारण होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज जब हमने ये धारा साफ की तो मन के अंदर भी और आपके चेहरों की प्रसन्नता बता रही है कि वाकई ये कितनी आवश्यक थी और कितना सही निर्णय था। और आज इसी आधार पर हमारे अपने इस विभाग के लिए अकेले बात करूं तो 25,379 पद स्वीकृत है, 18,115 हमारे सभी पदों पर लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब पदोन्नति का मौका मिला है तो जो बताया गया है कि ये डिटेल तो आंकड़ा राघवेंद्र सिंह जी ने बता दिया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। लेकिन इसके साथ साथ सभी विभागों में पदोन्नति के बाद हमने नवीन भर्ती के भी आदेश दिए हैं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। जब शासन सम्मानित किया, टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट, गिद्ध स्टेट, चीता स्टेट, अभी तो जंगली भैंसे को छोड़ना ही बाकी है, वो अलग बाकी।
मेरे मित्र बाकी सरकार के कई मुखिया कहते कि आपके यहाँ होता क्या है, कभी आप कछुए छोड़ते दिखते हो, कभी मगरमच्छ, कभी घड़ियाल। हमने कहा आपके यहाँ नहीं है तो आप ऐसे तरसते रहो, हम तो हमारे पास ये बरसते रहेंगे। इतना आनंद आता, कितना अच्छा लगता। आप तो लोग प्रयोग भी लाते हैं। अभी मैं वो 14D डिजिटल चिड़ियाघर के लोकार्पण में इंदौर में गया। अब उद्घाटन भी खुले आसमान में तोते छुड़वा करके करते हैं। ये जो बदलते दौर का जंगल का आबाद करने का तरीका, प्रकृति के साथ जो जिसका जीवन है उसको, उस जीवन के लगाव को जोड़ते हुए जो वातावरण बना है, मैं बधाई देना चाहूंगा। सच में आप जिस निष्ठा से काम कर रहे हैं और जिस प्रतिष्ठा के बलबूते पर विभाग प्रतिष्ठित हो रहा है, ये आपकी नहीं, जंगलों की, जीवों की, नदियों की, पहाड़ों की ये रक्षा करते हुए जो प्रतिबद्धता दिखाई देती है, ये मुझे मालूम है। आज आपके बीच आकर के जब ये मैं महसूस कर रहा हूं, तो बहन ने सही कहा कि रक्षाबंधन का सही से सम्मान एक भाई को मिल रहा। मुझे इस बात का आनंद है। सावन का महीना, सावन का सोमवार, और हमारे लिए तो महादेव की नगरी से मैं आता हूं, तो बाबा महादेव के आशीर्वाद से ये जो आज अनुकूल समय बना है, परमात्मा करे ऐसी अनुकूलताओं के बीच आप और हम लगातार काम करते जाएं। सच में आपके माध्यम से जो बारीक दीवार है, वो बारीक दीवार एक तरफ बेजुबान जानवरों को बचाने की, दूसरी तरफ इंसानों की सुरक्षा के लिए भी वो मजबूत कड़ी आपके माध्यम से, जो हमारे बीच में ये यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है वैसा ही ब्रह्मांड है। हम अगर जंगलों पे निर्भर हैं तो जंगलों के साथ प्रकृति का भी वही संबंध है, मनुष्य का भी वही संबंध है। हमारी कार्बन डाइऑक्साइड के बलबूते पर अगर जंगल के पेड़ आबाद होते हैं तो हम उनके ऑक्सीजन से आनंद लेते हैं। लेकिन इस पूरे क्रम के साथ जो वर्तमान का समय है, हमारे वनांचल के अंदर जब बड़े जंगल के कई प्रकार की चुनौतियों के बीच बगैर हथियार से आपको देखते हैं, तो वाकई कई बार रोमांच भी होता, कई बार मन में आपके प्रति सतर्कता का एक अंदर से ऐसा भाव जागृत होता है। ये जिसके आधार पर आपकी वो खतरनाक ड्यूटी भी जितनी सहजता के साथ आप निभा लेते हैं, ये आज के दौर में बड़ा कठिन भी है। लेकिन सच में वन प्रबंधन को टेक्नोलॉजी से भी जोड़ना है। छोटी सी छोटी घटना को भी हमारे आपके सबके माध्यम से ऐसी कोई घटना न घटे जिसके कारण से वो चुनौती मानी जाए, उसमें कोई जनहानि या पशु हानि हो। उम्मीद करेंगे आज के इस दौर में जो बन पड़ेगा वैसा हम सब करेंगे, लेकिन जैसा हमने पाया था उससे और बेहतर अगली पीढ़ी को देने के लिए हमारे सबके मन में भाव है। परमात्मा की दया से अगर राज्य की ये जो वन संपदा है, जिसके माध्यम से नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के अलावा हमारे राज्य में कोई हिम ग्लेशियर नहीं है, लेकिन यहाँ की नदियों के बलबूते पर कई राज्यों के अंदर जल संपदा के बलबूते पर वहां समृद्धि का मार्ग खुलता है। परमात्मा करे हमारी ड्यूटी हम निभाते रहें और देश समृद्ध होता रहे, मध्य प्रदेश उसकी अपनी भूमिका निभाता रहे। आज के इस अवसर पर मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने जो प्रेम दिया उसको सदैव याद रखूंगा। आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।